नमस्कार, आपके साथ में हुस्तेश नैन मोर। बजट सत्र के आखिरी दिन हरियाणा विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। इसके साथ ही लोक व्यवस्था में विघन के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक सदन में पारित हो गया, जिसके मुताबिक अगर किसी आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए और इस दौरान कांग्रेस विधायक विरोध करते हुए वेल में पहुंच गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बिना सोचे समझे बिल लाया गया है, जबकि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट यानी विरोध करना एक अधिकार है। हुड्डा ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ डर बैठाने के लिए है। हुड्डा ने इस कानून को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। वहीं इस पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कांग्रेस से ही सवाल पूछा कि आप दंगाइयों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की सरकारी संपत्ति सभी 3 करोड़ लोगों की है और उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सर धरने प्रदर्शन करें, लेकिन लंबे समय से ये देखने में आ रहा है कि इन धरने प्रदर्शनों को आड़ में वायलेंस हो जाती है सर। लोगों के घर जला दिए जाते हैं सर, दुकानें जला दी जाती हैं, फैक्ट्रियां जला दी जाती हैं, सरकारी दफ्तर जला दिए जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में तोड़ फोड़ कर दी जाती है। सर हम उसको रोकने के लिए बिल ला रहे हैं। हम लोगों के प्रजातांत्रिक हक को रोकने के लिए बिल नहीं ला रहे हैं, हम उसको रोकने के लिए ला रहे हैं कि आप धरने करिए, करिए भूख हड़ताल, कौन मना करता है? करिए आप प्रदर्शन, कौन रोकता है? हमने तो नहीं रोका। रेल रोकी, हमने नहीं रोका। रास्ता रोका, हमने नहीं रोका। आप करिए, लेकिन कोई भी इसकी आड़ में एक मिनट, जस्ट ए मिनट मैडम जस्ट ए मिनट, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। आप बोलना, लेट मी क्लियर माई स्टैंड। लेट मी क्लियर सुनने हम सुनना भी हम देखिए अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी एक मिनट साहब, बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। सुनिए बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। अध्यक्ष बहुत सारी चीजें, अरे सुनिए, कानून बता रहा हूं आपको, मैं आपको कानून बता रहा हूं, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जब ये विषय आता है कि कोई भी विषय सदन के विचार के लिए रखा है, सदन उस पर चर्चा करे, सदन चर्चा करता है ना। अरे सुन तो लो, बिल है तो बिल के ऊपर चर्चा नहीं होगी क्या? बिल के ऊपर चर्चा नहीं होगी? बिल के ऊपर चर्चा नहीं होगी क्या? हाँ, नहीं तो मेरे उन्होंने वही नहीं उन्होंने प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव के अंदर बोल रहे हैं वो काद्यान साहब, प्रस्ताव के अंदर बोल रहे हैं कि क्यों प्रस्ताव लेकर के आए? सुनिए, क्यों प्रस्ताव लेकर के आए? मैं बताता हूं पहले कैसे बोल रहे? बिल प्रस्तुत होने से पहले कैसे बोलते? सदन में बिल को प्रस्तुत करता वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को लिखने के बावजूद भी अच्छी प्रकार से समझाने के लिए फ्री है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स बताना ये इस समय इंट्रोड्यूस जब होता है उसी समय का होता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर जब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी उस समय आप बिल के ऊपर चर्चा करिए, उसमें क्यों रख रहे हैं ये हमको बताना है। और अगर आज से इस परंपरा को नया शुरू कर रहे हैं तो आगे के लिए रहेगी। जो प्रस्तुतकर्ता करेगा वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पहले बताएगा मैं क्यों लेके आ रहा हूं। अगर ये है, अगर इनका विचार ये है सदन के नेताजी का, तो रूल्स में अमेंड करवा लो। लेकिन है क्या? नहीं, कुछ चीजें असली पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है क्या? जब बिल कंसिडरेशन के लिए आता है हाउस के पास, हाउस की सुझाव आते हैं और जो बिल रखता है मंत्री वो जवाब देता है। अपने जवाब में सब कुछ कह सकते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना कि कंसिडरेशन के लिए रखा और वहां एक्सप्लेनेशन शुरू कर दें। नहीं, प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए क्यों वो बिल लेकर के आ रहे हैं कि इसका क्या कारण है वो बता नहीं सकता क्या? नो वो तो अगर एक बार लिखा हुआ दे दिया फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष जी, अगर एक बात सुनिए, हम आपकी एक बात सुनिए, हुड्डा साहब
चलिए सदन के अंदर आज और क्या कुछ हुआ इस पर जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए। मनोज, बजट सत्र का आखिरी दिन था हरियाणा विधानसभा में आज, लेकिन हमने देखा किस तरीके से हो हल्ला हुआ और आज हालांकि जो सरकार चाहती थी वो बिल भी पास हो गया, लेकिन विपक्ष ने जरूर इस पर कड़ा ऐतराज जताया। इसकी जो टाइमिंग है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों को लेकर पहले निंदा प्रस्ताव सरकार का, अब ये क्षतिपूर्ति बिल सरकार ले आई, इसको लेकर काफी नाराजगी विपक्ष ने जताई। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल सुदेश, बड़ी अपडेट यही है कि आज जो विधानसभा का बजट सत्र का अंतिम दिन था, यहाँ क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक पारित हुआ है। बड़े विरोध का सामना भी सरकार को करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कांग्रेस के दूसरे सदस्य हों, सभी ने इस बिल का विरोध किया और कहा कि एक किसान आंदोलन को लेकर बिल लाया गया है, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश हरियाणा सरकार कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, गृह मंत्री अनिल विज ने बार बार ये कहा कि किसान आंदोलन से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आंदोलन के नाम पर, भीड़ के नाम पर कोई तोड़फोड़ होती है, किसी प्रकार की हिंसा होती है, निजी या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। और जब तक अपराधी के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में कोई डर नहीं होगा, तो वो अपराध करने से, नुकसान करने से पीछे हटेगा नहीं। तो सरकार की मंशा यही है कि इस कानून के माध्यम से एक डर पैदा किया जाए अपराधियों के मन में, या जो ऐसी मंशा रखते हैं तोड़फोड़ की, नुकसान करने की, ताकि आंदोलन शांति प्रिय ढंग से हो। मुख्यमंत्री ने कैटेगरिकली ये कहा कि आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन इसके पीछे तोड़फोड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया, वेल में आकर नारेबाजी की, लेकिन भारी विरोध के बावजूद ये बिल पारित हो गया है। और सुदेश, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, यहाँ पर एक और जो कानून एक्सपेक्टेड था, प्रतीक्षित था, लव जिहाद को रोकने के लिए या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए, इस कानून पर मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले ये बयान दिया है मीडिया को कि इसमें कुछ अभी खामियां थी, टेक्निकल चीजें थी, जिनको ठीक किया जा रहा है और सरकार अगले सत्र में तो इस विधेयक को लाएगी ही, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। यानी कि अध्यादेश लाकर भी जबरन धर्मांतरण को रोकने का जो कानून है वो प्रदेश में बनाया जा सकता है, लेकिन इस सत्र में नहीं आया। ये इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ उसमें टेक्निकल चीजें थी, कानूनी राय ली जा रही थी, जिसके चलते विधेयक नहीं आ पाया। जी, लेकिन अगर हम पूरे सत्र को देखें मनोज और उस सत्र का विश्लेषण करें, तो बजट सत्र में सरकार क्या हासिल कर पाई? क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, जगह जगह बीजेपी जेजेपी सरकार का विरोध हो रहा है। निंदा प्रस्ताव के बाद तो हालात ये हैं कि हर जगह पर उन विधायकों का विरोध जोर शोर से किया जा रहा है जिन्होंने निंदा प्रस्ताव, जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट दिया था। कुल मिलाकर सरकार को क्या हासिल हुआ और कांग्रेस कहां तक कामयाब हो पाए किसानों के मुद्दे को अपने पक्ष में करने को लेकर? देखिए, जो बजट सत्र रहा, इस पूरे बजट सत्र पर हमें किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला है। चाहे सरकार की तरफ से कोई बात रखी गई हो या विपक्ष की तरफ से बात रखी गई हो, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है इस वक्त पूरे देश में, उसका प्रभाव इस पर देखने को मिला है। और किसान आंदोलन का ही ये प्रभाव हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, सरकार ने निंदा प्रस्ताव पारित करवाया और उसके बाद हालांकि सरकार ये नहीं मान रही कि क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन वो हर प्रकार के आंदोलन से संबंधित है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो तीन बड़ी जो चीजें इस पूरे बजट सत्र के दौरान हुई है, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से प्रभावित हुई दिखाई देती है। हालांकि सरकार अपनी साख बचाने में कामयाब रही है। सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को गिराया और जितना उनके पास बहुमत था, जो भी विधायक उनके साथ थे, वो उनके साथ खड़े रहे। लेकिन कांग्रेस ने इस बजट सत्र के दौरान अपने तमाम, चाहे वो प्रश्न थे, चाहे उनकी तरफ से कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन लाए गए, सभी में किसानों से जुड़े, कृषि से जुड़े चीज़ों को पूछा गया। तो जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने बजट ज़रूर पेश किया और कोविड का प्रभाव इस पर काफ़ी देखने को मिला है, लेकिन एक बजट पेश करके सरकार ने कोशिश की है किसानों को रिझाने की, आम लोगों को रिझाने की। तो अब देखना होगा कि ये जो बजट है, ये एक्सपेक्टेड, जो सरकार एक्सपेक्ट कर रही है, जितने कर्जे को एक्सपेक्ट कर रही है, उस पर पूरा उतर पाएगी या नहीं। लेकिन किसान आंदोलन का प्रभाव काफ़ी हद तक जी मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बजट सत्र हरियाणा का खत्म हो गया है और इस सत्र में कई बिल सरकार पास करवाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार बजट सत्र में किसानों का मुद्दा छाया रहा। यहां पर बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
बतौर वित्त मंत्री किसानों को रिझाने लुभाने की कोशिश की, लेकिन निंदा प्रस्ताव को लेकर किसान एक बार फिर सरकार से नाराज हैं और अब आखिरी दिन जैसे ही सरकार ने क्षति वसूली बिल पास किया तो इसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। अगली बड़ी खबर, सोनीपत कोर्ट परिसर में गोलीबारी हुई है। बदमाश अजय उर्फ बिट्टू पर गोली चलाई गई। बिट्टू को सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस कांस्टेबल पर गोलीबारी का आरोप है। बिट्टू के पिता पर बरोना गांव में गोली चलाई गई। पिता की मौत हुई और बेटा बुरी तरह से जख्मी है। अजय उर्फ बिट्टू रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां कोर्ट परिसर में गोलीबारी हुई। बदमाश अजय उर्फ बिट्टू पर गोलियां चलाई गई। बिट्टू को सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस कांस्टेबल पर यह आरोप है कि गोली चलाई गई। बिट्टू के पिता पर बरोना गांव में गोली चलाई और पिता की मौत हुई, जबकि बिट्टू गंभीर रूप से घायल है। उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी सोनीपत से नितिन अंतिल जुड़े हैं। नितिन, कोर्ट परिसर के अंदर गोलीबारी की खबर है, क्या और जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अजय उर्फ बिट्टू यह नाम का बदमाश था जो रोहतक से सुनारिया जेल में बंद था। फिलहाल एक आर्म्स एक्ट के मामले में सोनीपत कोर्ट में लाया गया था और पेशी के बाद जिस मुलाजिम वैन जिसमें पुलिस वाले भी होते हैं और कैदी भी होते हैं, जो कैदी वैन में लाया जाता है, उसी कैदी वैन में एक जो महेश नाम का सिपाही है जो रोहतक पुलिस में फिलहाल तैनात है, उसने 4 गोलियां उसके सिर में मारी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर है और रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं उसी के जो पिता हैं जो गांव बरोना में थे, बताया जा रहा है कि 6 से 7 आदमी एक गाड़ी में आते हैं और घर के अंदर घुसकर ही उसके पिता पर भी 3 से 4 गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद उसके पिता कृष्ण की मौके पर मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है सुदेश की अब तक सोनीपत के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जिस पुलिसकर्मी पर आरोप है नितिन, उसका कोई विवाद क्या इस पूरे मामले से, बिट्टू से, उसके परिवार से क्या संबंध रहा उसका? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो भी कारण है अभी तक, हालांकि जो अंडर कस्टडी है फिलहाल, जो पुलिस ने जो किसी इस पर आरोप लगे हैं गोली चलाने के, उसको पुलिस ने जो राउंड अप जरूर कर लिया, लेकिन जो पुलिस के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बता रहा है कि क्या संबंध थे पुलिस वाले के, किस कारण उसने गोली मारी है। और वहीं दूसरी तरफ इसके पिता को गोली मारी गई है। जो बताया ये जा रहा है कि सिर्फ आधे घंटे में ही जो घर पर पिता को और कोर्ट में बेटे को गोली मारी गई है। क्या इन दोनों वारदातों में भी किसी तरह का संबंध है नितिन? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला एक गैंग का बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले एक गैंग सोनीपत में होती थी, संदीप बड़वासनी गैंग, और उसकी हत्या हो चुकी है और उन्हीं के साथ जो है ये जो बिट्टू रहता था। और दूसरी गैंग जो बताई गई है वो रामकरण गैंग बताई जा रही है कि जो रामकरण गैंग है उनका एक विवाद, बहुत बड़ा विवाद था और उसी से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ रहे हैं और उसी को देखते हुए पुलिस फिलहाल चुप है, लेकिन जो गैंगवार, इसको कहीं ना कहीं गैंगवार माना जा रहा है। लेकिन इसमें पुलिस की भूमिका के बारे में पुलिस ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर गैंग वॉर भी हुआ तो उसमें पुलिस कर्मचारी महेश का क्या संबंध है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि जो संदीप बड़वासनी जिसकी हत्या हो चुकी है, उसकी हत्या भी एक जो गोहाना में एक पुलिस कर्मचारी के घर पर ही की गई थी और वहां पर जो आरोप थे वो रामकरण गैंग पर लगे थे। वहां पर एक पुलिस वाले के घर पर संदीप और उसके अन्य साथियों को बुलाया गया था जहां उसकी हत्या हुई थी। हालांकि उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी था उसकी भी अब मौत हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये माना ये जा रहा है कि जो पुलिस कर्मचारी है उसके उपचार कहीं ना कहीं रामकरण गैंग से जुड़े हो सकते हैं और उन्हीं के तहत जो पुलिस में फिलहाल चुप एसपी हो या डीएसपी हो या सोनीपत या जो इंचार्ज है, वो कोई भी कुछ नहीं बता रहा है। सब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द बताएंगे, लेकिन कैमरे से को सभी सोनीपत का आला प्रशासन है पुलिस का, वो दूरी बनाए हुए फिलहाल। जी धन्यवाद नितिन जानकारी के। तो हरियाणा के सोनीपत में न्याय का मंदिर अपराध का अखाड़ा बन गया और यहाँ कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने एक कोर्ट में पेशी के लाए गए अपराधी बिट्टू पर 4 गोलियां दागी और ठीक आधे घंटे बाद बिट्टू के गांव में उसके पिता पर भी गोली चलाई गई। इस वारदात में बिट्टू के पिता की मौत हो गई, जबकि बिट्टू, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, उसकी हालत काफी गंभीर है। गुरुवार को यानी आज रोहतक की सुनार जेल से कुख्यात अपराधी अजय उर्फ बिट्टू को पेशी के लिए सोनीपत कोर्ट में लाया गया था। पुलिसकर्मी वैन से अजय को यहां पर पेशी के लिए लेकर आए। वैन कोर्ट परिसर में खड़ी थी कि तभी अचानक परिसर गोलियों की आवाज से दहल गया। पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस
कर्मी पर ही आरोप है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। पलवल के गनीकी गांव में बच्चों का झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे और बहू बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतक के बेटे ललित की शिकायत पर मामला दर्ज किया, जिसने बताया कि उसके 50 साल के पिता केहर सिंह पर गांव के ही कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे केहर सिंह की मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करते हुए उसके भाई भाभी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। छोटी मोटी कहासुनी हुई थी और उसी पर दोनों परिवारों का फरसे और गोलियां चली हैं, जिसमें केहर सिंह की डेथ हो गई और उनका बेटा है शाहिल, वो ट्रामा सेंटर दिल्ली एडमिट है। किस पार्टी ने हमला किया है? जो रात को ही FIR लॉन्च करके गई, अभी पोस्टमार्टम करा रही है। कोई गिरफ्तारी अभी तक? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, टीमें लगी हुई है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? खबर हिमाचल से। मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर भी जोगिंद्रनगर के जलपेहड़ गांव पहुंचे। पूरे सम्मान के साथ रामस्वरूप शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। वहीं शर्मा की आत्महत्या मामले पर जांच के सवाल पर सीएम ने कहा कि परिवार से बातचीत करके फैसला किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव उनके निवास पर कल फंदे से लटका मिला था। जानकारी के मुताबिक रामस्वरूप शर्मा बीमारी की वजह से डिप्रेशन में थे। एक बहुत बड़ा सदमा है। पार्टी के साथ ही वर्षों से साथ काम कर रहे और समाज के लिए समर्पित इस भाव के साथ काम करने वाले अपने रामस्वरूप जी, और मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में और सबसे बड़े अंतर से आज तक जीतने वाले रामस्वरूप जी, वो हमारे बीच में नहीं रहे। सूचना मिली, विश्वास नहीं हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑनलाइन ठगी के कई मामले आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। साइबर लुटेरों ने महज 10 मिनट के अंदर बैंक खाते से 1 लाख से ज्यादा रुपए उड़ा लिए, लेकिन ठगी के तरीके से हर कोई सन्न है। आपकी गाढ़ी कमाई पर है साइबर लुटेरों की नजर। ऑनलाइन ठगी से सावधान। साइबर लुटेरों की नजर आपके बैंक खातों पर है। ठगी के ये वो सबूत हैं जो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन लूट का तरीका भी ऐसा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। ना ही OTP आया और ना ही कोई फोन कॉल। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ मिनट में ही खाते से लाखों रुपए उड़ गए? कपूरथला के मलकीत और सुल्तानपुर लोधी के कमलजीत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पहले बात कपूरथला के मलकीत सिंह की, जिनकी कमाई पर साइबर लुटेरों ने डाका डाला। 11 मार्च की रात करीब 10:15 बजे एक मैसेज मिलता है और फिर अगले 9 मिनट तक 9 मैसेज आते हैं और खाते से एक एक करके 85,000 रुपए गायब हो जाते हैं। अरे 11 मार्च रात की गल है कि मैं सुता पिया सी। 10:30 बजे के करीब मैनू मैसेज आने शुरू हो गए कि मेरे पैसे अकाउंट के विचों कट्टे जान लग पे। पहला मैनू PNB बैंक का मैसेज आया, उहदे विचों मेरा 10,000 ट्रांजैक्शन हुई। उस तो बाद लगातार मैनू 7 मैसेज 10,000 के HDFC बैंक के ते एक 5,000 का मैसेज आया। उहदे विचों मेरा टोटल 75,000 रुपया निकल गया भाजी। आपकी गाढ़ी कमाई पर है साइबर लुटेरों की नजर। टीवी पर पहली बार